नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आरएसएस के बाद अब विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी भी बीजेपी से नाराज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ का फंड देने के फैसले पर बीएचपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। राज्य सरकार के इस निर्णय के खिलाफ विहिप नेता जल्द ही राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी करने वाले हैं। विश्व हिंदू परिषद के महाराष्ट्र गोवा के क्षेत्र के प्रमुख गोविंद शेंडे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की दोनों जेब पैसों से भरी हुई हैं, उसके बावजूद उन्हें 10 करोड़ रुपए देना यह और गैर संगत लग रहा है। महाराष्ट्र सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे कि उन्हें ये निधि वक्फ बोर्ड को क्यों मुहैया कराई। गोविंद शिंदे ने आगे कहा कि बहुत दिनों से विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि वक्फ बोर्ड जैसी संस्था की इस देश में कोई जरूरत नहीं है, इस संस्था को बर्खास्त कर देना चाहिए। शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार का ये निर्णय अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि हिंदुत्व की विरासत लेकर चलने वाली सरकार इस तरह का कदम उठाएगी तो जनता के सामने ये सवाल खड़ा होता है कि उन्हें हिंदुत्व का उत्तराधिकारी कहा जाना चाहिए या नहीं। बीजेपी संघ के निशाने पर है। संघ से जुड़े लोगों के एक के बाद एक बयान बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। पहले मोहन भागवत ने अहंकार को लेकर नसीहत दी थी, फिर संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी नेताओं के अति आत्मविश्वास को वजह बताया गया और अब आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हाल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के लिए अहंकार को जिम्मेदार ठहराया है। जयपुर के पास कनोता में कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने गुरुवार को कहा, जो लोग भगवान राम की भक्ति करते थे वो धीरे धीरे अहंकारी हो गए। उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित किया गया था, लेकिन अहंकार के कारण भगवान राम ने उन्हें 241 पर रोक दिया। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के बयान पर एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, आरएसएस उसी में खुश रहे। उन्होंने कहा कि राम जी ने हमें काम करने के लिए मैंडेट दिया है, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। जो कह रहे हैं वो अपना समझें, उनकी क्या गति रहेगी या क्या गति होगी। बीजेपी पर आरएसएस की टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी खुद आरएसएस को गंभीरता से नहीं लेते हैं, हम क्यों लें। उन्होंने कहा कि जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते, तब आप चुप रहे। सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे, हर जिले हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले, उसके बाद फिर हम सुन लेंगे। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी और आरएसएस के बीच चल रही तनातनी को ध्यान भटकाने का जरिया बताया है। भारद्वाज ने कहा कि दोनों ही दल एक हैं। आरएसएस लोकसभा चुनाव में हार के बाद अपनी नाक बचाने के लिए बीजेपी पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ये लोग बीजेपी को जिताकर संविधान बदलना चाह रहे थे, मगर जब किरकिरी हो गई तो आरएसएस का पूरा एजेंडा देश के सामने आ गया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि बीजेपी उन सभी जगहों पर हार गई है जहां से भगवान श्री राम का जुड़ाव रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी के भीतर अहंकार आ गया था और यह अहंकार की हार है। उन्होंने कहा कि रावण अहंकारी था, इसलिए भगवान राम ने उसका वध किया। आज वही अहंकार राम के नाम पर चल रहा था। जनता ने अहंकार को रोक दिया है, पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ है। वो काम अब आरएसएस को करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी हुई है। मोदी जी को एक तो बहुमत नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। हम तो ये कहेंगे अच्छा चलने दो, देश के लिए अच्छा होने दो। देश बनाने के लिए हम सब लोगों को मिलाकर काम करना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की आदत यह है कि जो चीज़ ठीक से चलती है उसको चलने नहीं देते, लेकिन हमारी तरफ से हम देश को मजबूत करने के लिए सहयोग करेंगे। कांग्रेस ने नीट यूजी मामले पर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे। कांग्रेस ने नीट यूजी परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाते हुए इसे व्यापम 2.0 का नाम दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार इन आरोपों को मिटाना चाहती है, सरकार कोई जवाबदेही नहीं चाहती है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान देश के नागरिकों पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि छात्रों को विरोध के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये बयान 24 लाख नीट के अभ्यर्थियों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है। उन्होंने कहा कि हम ये मांग करते हैं कि 580 से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों के परीक्षा केंद्रों के नाम जारी किए जाएं। 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए। जिन एग्जाम सेंटर पर औसत से ज़्यादा हाई मार्क्स वाले
परीक्षार्थी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए। साथ ही उन तमाम बच्चों की सूची जारी की जाए जिन्होंने एग्जाम सेंटर बदलने के लिए विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा में 67 यानी 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले हैं। पिछले 8 सालों में सिर्फ 7 ऐसे छात्र थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक मिले। नीट यूजी के पेपर लीक होने के आरोपों की सीबीआई जांच होगी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए और केंद्र का जवाब सुनने के बाद फैसला लेगा। इसलिए अदालत ने शुक्रवार को केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया है। एक याचिका में नीट यूजी में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपियों की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए मनमाफिक नहीं रहे। नतीजे सामने आने के बाद से एनडीए में खटपट की खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज बताया जा रहा है, वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के एक सोशल मीडिया पोस्ट से भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार पर नाराजगी जताई थी। 6 जून को पटना एयरपोर्ट पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हारा हूं या हराया गया हूं, सबको मालूम है कि सबको पता है सारी चीजें, चूक हुई या चूक करवाई गई ये सबको मालूम है, हमें खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। पवन सिंह फैक्टर बना या बनाया गया ये सबको पता है। वहीं बीजेपी के 2 बार सांसद रहे हरि माझी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर कहा कि सम्राट ने लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर से खूब प्रचार किया, मगर वो अपनी जाति यानी कुशवाहा के वोट भी पार्टी को नहीं दिलवा सके। माझी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि उन्होंने चुनाव से पहले सम्राट चौधरी को कई बार फोन किए लेकिन उन्होंने बात नहीं की। इससे पहले एक पोस्ट में हरि माझी ने बिहार में बीजेपी का अध्यक्ष बदलने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बिहार में जो भी अगला अध्यक्ष हो वो कम से कम हम जैसे कार्यकर्ताओं की सुध ले, वो अपनी क्षेत्र की बात रखने के लिए समय दें। ये सब चीजें सिर्फ घोर भाजपाई में ही मिल सकती हैं। पीएम मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला काशी दौरा होगा। प्रधानमंत्री दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने कहा कि बनारस में बड़े कल कारखाने की जरूरत है। सेवापुरी में उनको बड़े कारखानों की घोषणा करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं उन्हें नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि वाराणसी में सभी काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। अमूल, गंगा में क्रूज से लेकर बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी काम गुजरातियों को दे रखा है। आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए लेकिन बनारस को क्या मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? अजय राय बोले, मैं यही कहूंगा कि आप 18 जून को आ रहे हैं तो बड़े कल कारखाने लेकर बनारस आएं और घोषणा करें, बनारस का गुजरातीकरण बंद करें। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुले ने एक ट्वीट कर बताया है कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी की VBA और ओवैसी जी की AIMIM ने 6 सीटें बीजेपी की झोली में डाली। इन सीटों पर जीत के अंतर से ज्यादा वोट इन दोनों पार्टियों को मिले। इनमें से 1 पर कांग्रेस को और 5 पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जीत को हार में बदलने का काम किया गया। अन्यथा महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 31 नहीं 37 सीट आती और बीजेपी प्लस को 17 नहीं 11 सीटों पर सिमटना पड़ता। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की संकट मोचक मायावती जी थीं, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जी और ओवैसी। महाराष्ट्र में हाई प्रोफाइल बारामती लोकसभा सीट से हारने के बावजूद एनसीपी ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अपनी भाभी सुनेत्रा पवार को लोकसभा चुनाव में हरा दिया था। एनसीपी के इस फैसले से पार्टी नेताओं में काफी नाराजगी की बात कही जा रही है। छगन भुजबल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में शामिल थे। गुजरात के वडोदरा में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को मकान अलॉट करने पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। वडोदरा के हरनी इलाके में मोटनाथ रेजिडेंसी बनाई गई थी। यहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 461 मकान बनाए गए थे और पिछले 6 से 7 सालों से लोग यहां रह रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक मुस्लिम महिला को हरनी में वडोदरा नगर निगम के मोटनाथ रेजिडेंसी में एक आवास आवंटित किया गया था, जिसको लेकर लोग बवाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हालिया प्रदर्शन 10 जून को हुआ था। रेजिडेंसी के निवासियों का कहना है कि अगर मुस्लिम परिवारों को रहने की अनुमति दी गई तो कानून व्यवस्था की दिक्कत पैदा हो सकती है।
थोक बाजार की कीमतों पर आधारित महंगाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं। अप्रैल के मुकाबले मई के महीने में ये दोगुने से ज्यादा बढ़ गई है और ओवरऑल 15 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आने वाले समय में संभव है कि थोक महंगाई का असर देश के आम लोगों पर और रिटेल बाजार में दिखाई दे। इसको ट्वीट कर उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की मेहनत रंग लाई है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।